जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। मिडल ईस्ट संकट को लेकर इस समय पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिकी हुई है, जहां अमेरिका के साथ डील फाइनल होने पर कुछ ही घंटों में फैसला हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते का अंतिम ड्राफ्ट कुछ ही घंटों में घोषित किए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच का फाइनल ड्राफ्ट समझौता तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच चुके हैं। खबर है कि उनकी मौजूदगी में समझौते का ड्राफ्ट जो है वो रिलीज होगा। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शुक्रवार को तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मुलाकात की, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कतर की टीम ईरान में बैठकर युद्ध खत्म कराने में लगी है। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान पहुंच गए हैं। और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति सलाहकार अनवर गरगाश ने शुक्रवार को साफ कहा कि अमेरिका ईरान समझौते के चांस 50-50 हैं और अगर फिर जंग भड़की तो पूरा इलाका हिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त सिनेरियो है और उम्मीद यही है कि हो सकता है कि कुछ घंटे में कोई फाइनल ड्राफ्ट जो है वो रिलीज किया जा सके। इस बीच और क्या कुछ बड़े अपडेट्स हैं महायुद्ध को लेकर के, बैक चैनल डिप्लोमेसी को लेकर के, वो आपको बताते हैं। ईरान से बातचीत पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री, ईरान से सकारात्मक संकेत मिले हैं। ये जो स्टेटमेंट है मार्को रूबियो का, ये कहीं ना कहीं एक होप जरूर दे रहा है। उनका कहना यह है कि ईरान से सकारात्मक संकेत मिले हैं, बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। देखिए, एक जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो बिहेवियर नजर आता है उनके बयानों के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए, वो है आइदर डील और डिस्ट्रक्शन, यानी आप डील करिए या तो हम तबाही के लिए तैयार हैं। और अब कहीं ना कहीं वही जो स्टेटमेंट है वो नजर आ रहा है मार्को रूबियो का भी। वो कहते हैं कि ईरान से सकारात्मक संकेत मिले हैं, बातचीत में प्रगति भी है और हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। तो देखिए, ईरान से बातचीत पर मार्को रूबियो का ये बयान है। अब ऐसे में देखिए, ये इसका इंतजार करना पड़ेगा कि कुछ घंटों के बाद क्या कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल पाता है, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम, परमाणु, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। और इधर ट्रंप चाहते हैं कि इन्हीं दो बातों को लेकर के, इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के ईरान जो है वो झुक जाए, ईरान का टोन डाउन हो जाए, जो कि होता हुआ अभी तो कहीं से नहीं दिख रहा। अब एक और वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। ईरान से बातचीत पर ट्रंप की नजर है, समझौता नाकाम होने पर हो सकता है हमला। देखिए, जिसका जिक्र अभी ठीक कुछ देर पहले हमने किया, आइदर डील और डिस्ट्रक्शन, वही जो एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स में नजर आता है। समझौता नाकाम होने पर हमला हो सकता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से ट्रंप ने बात की। ट्रंप फिर हमले के बारे में भी सोच रहे हैं। यूएस मीडिया की तरफ से यह रिलीज किया गया है, यानी कि क्लियर है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, बातचीत चल रही है। कुछ घंटों के बाद हो सकता है कि कोई फाइनल ड्राफ्ट आ जाए, लेकिन अगर नहीं आता है तो दूसरा विकल्प का भी डिस्कशन किया जा रहा है कि हमारी तैयारी भी पूरी है। और देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ है, भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजिताभ सर भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर लाइव टाइम्स पर। यूके देवनाथ सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, उम्मीद है कुछ घंटों में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन क्या ईरान का टोन डाउन हो जाना इतना आसान है? हालांकि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स बातचीत में दिखे जरूर हैं। डेफिनेटली ईरान टोन डाउन हुआ है और शुरू से ही नरम रुख अख्तियार किया हुआ है। अगर आप देखें तो ईरान शुरू से ही कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है, जो कि दुनिया के देशों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। दुनिया में इस वक्त अमेरिका और इजराइल एकमात्र देश हैं जो कि ईरान से बात करते वक्त सिर्फ एटम बम की बात कर रहे हैं। और दुनिया के बाकी जितने 150-200 देश हैं
वो सिर्फ इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल गैस, पेट्रोल डीजल गैस, पेट्रोल डीजल गैस। आखिर ये प्रेरणा, दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस की दिक्कतें कैसे आ गई? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है और बाद में अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो इसका समाधान क्या है? समाधान अभी फिलहाल एटम बम तो कल परसों नहीं गिर रहा है ना, एक हफ्ते में नहीं गिर रहा है इजराइल के ऊपर। और दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। एटम बम जैसी ही त्राही त्राही मची है। कारखाने बंद हो रहे हैं, जॉबलेसनेस इंक्रीज हो रहा है। दुनिया के देशों में ऑलरेडी मजदूर जो कैजुअल वेजेस पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको फायर किया जा रहा है। उन्हें जाओ, अपने अपने गांव में वापस जाओ। चालू हो चुका है चेन। आप दुनिया के देशों में किसी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट में चले जाइए, ऑलरेडी छोटी छोटी और मझोली कारखाने जो हैं वो मजदूरों की छटनी करना शुरू कर दिए हैं। ये किसी एटम बम से फटने से कम नहीं है। और ईरान को मालूम है कि वह इसमें दुनिया के देशों का सहयोग कर सकता है। छोटी सी बात ईरान ने कहा है कि पहले अमेरिका भी खोल दे, 5 मिनट के अंदर ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। तो जो ये अमेरिका और इजराइल द्वारा डाला जा रहा है प्रेशर की एटम बम, एटम बम, एटम बम, यूरेनियम, 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 ये सिर्फ उनकी एक मानसिकता दर्शाता है जिसके तहत वह पूरे दुनिया को परेशान करने के लिए तैयार है, अमेरिका और इजराइल। लेकिन खुद की एक बहुत ही क्या कहूं, इमेजिनरी और सेल्फिश मोटिव के लिए पूरे दुनिया में त्राही त्राही करवाने के लिए तैयार हैं। क्यों? इसका रीजन समझना पड़ेगा। प्रेरणा, इनका दोनों देशों का आकलन ये है कि ना इजराइल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई पेट्रोल डीजल मंगाना पड़ता है और ना ही अमेरिका को। बाकी बिल्कुल दुनिया गई जी तेल लेने। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बेनिफिट है और इसी बेनिफिट की वजह से पूरी दुनिया में जो है आर्थिक अव्यवस्था की जो स्थिति है वो बन चुकी है, आर्थिक संकट दिख रहा है। डॉक्टर अजिताभ, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, अब ये जो मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान, एज अ मीडिएटर वाली भूमिका है, बातचीत दोनों पार्टी से की जा रही है, क्या आपको लगता है कि अब कुछ पॉजिटिव हो सकता है? कुछ घंटों में क्या कोई फाइनल ड्राफ्ट आ पाएगा? क्या आपको ऐसी कोई उम्मीद दिखती है? देखिए प्रेरणा जी, उम्मीद तो दिखी थी क्योंकि पोस्ट मास्टर जनरल जो मैंने एक नाम दिया कि उनका आना निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी सौगात या मैसेज लेके आए हैं। और साथ में कतर की भी एक टीम वहां पहुंची हुई है। तो ये कतर, एज वी नो कि कतर बैकग्राउंड में पाकिस्तान के पीछे कतर की भी बड़ी भूमिका है एज ए मेडिएटर, भले वो फ्रंट पे नहीं आना चाह रहा। और दोनों टीमें वहां पहुंची हुई हैं और उनके जो सीनियर, वैसे तो ये फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, लेकिन आजकल विदेश नीति ज्यादा देखने लगे हैं अपने युद्ध को। और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वहां, जो आतंकवाद का इशू है और सेपरेशन का इशू है, उस पे कम ध्यान है उनका। बहरहाल उनके आने से भी अभी तक तो बात नहीं बन पा रही है। परसों उनको आना था, कल वो आए हैं और कल आके भी अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आए कि हाँ कोई समझौता हो गया या कोई फ्रेमवर्क तैयार हो गया। दैट मीन्स कि अभी भी मुद्दा हॉर्मुज पे अटका हुआ है। हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं है ईरान। और अब तो उसने जो एक नया हॉर्मुज का मैप, एक रूट मैप तैयार करके उसने इशू किया है। और टोल टैक्स या सर्विस टैक्स या इसको कह लीजिए सिक्योरिटी टैक्स की वो बात कर रहा है। 40 पॉइंट का उसने एक फॉर्म भी इशू किया है। एक तरह से परमिट राज उसने, जो हम कहते हैं, वो लगा दिया है कि बिना लाइसेंस के, बिना ईरान की अनुमति के कोई भी वहां से शिप हो या वेसल हो या जो ऑयल टैंकर्स हैं वो नहीं जाएंगे। तो उसने अपनी पकड़ को तो और बढ़ा लिया है। अब अमेरिका के साथ ये स्थिति आ गई है कि एक तरफ परमाणु के मुद्दे पे भी वो झुकना नहीं चाह रहा है, दूसरी तरफ हॉर्मुज भी नहीं खोलना चाह रहा है। तो जैसी खबरें आपने भी बताया कि अब राष्ट्रपति ट्रंप अपना वीकेंड का छुट्टी कैंसिल करके और फिर से मीटिंग में लग गए हैं कि अब क्या विकल्प है। और विकल्प एकमात्र फिर दिखता है अटैक का। लेकिन क्या वो अटैक से कोई रिजल्ट आएगा? अभी तक जो स्थिति बनी, अमेरिका ने 40 दिन का लगातार जो बमबारी की और उसका क्या हासिल हुआ एक तरफ, दूसरी तरफ उसने जितनी कोशिश की नेटो जैसे ग्रुप को लाने की, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और कंट्रीज को साथ लाने की, इंटरनेशनल कोalition बनाने की,
ये सारी चीजें भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। ऐसे में रिजल्ट क्या होगा अभी कहना बड़ी मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रिजल्ट क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो लगातार स्ट्रेच होती जा रही है। यूके देवनाथ सर, अमेरिका ईरान समझौते के चांस 50-50 हैं ऐसा कहा जा रहा है, आप इसमें कितना फर्मली बिलीव करते हैं? प्रेरणा, सबसे पहले तो मुझे लगता है क्योंकि आसिम मुनीर गए हुए हैं, मिलिट्री के जनरल हैं, फील्ड मार्शल हैं, और ईरान के जनरल से जब मिलेंगे, आईआरजीसी के जनरल से जब मिलेंगे, तो उनका थोड़ा 1-to-1 रिलेशन भी होगा। आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स की चिंता मैं बताता हूँ प्रेरणा क्या है। एक तो उनका राष्ट्रवाद तो है ही, दूसरा एक कारण समझना पड़ेगा। आईआरजीसी को यह भी चिंता है कि भविष्य में एक दिन ईरान में ऐसा ही एक सरकार आ सकती है जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर आईआरजीसी को दरकिनार कर देगी। और ईरान में जब नई सरकार आएगी जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होगी, चाहे अंदर से आए या बाहर से आए सरकार, वो सरकार तब चुन चुन के आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं, उस आईआरजीसी के जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उनको चुन चुन कर उनके घर छीन लेगी, उनके बैंक अकाउंट सीज कर लेगी, उनके परिवारजनों को जेल में डाल देगी, उनको प्रताड़ना देगी। सबसे बड़ी बात है कि शायद उनको बिना किसी पासपोर्ट वीजा के या बैंक अकाउंट के देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। ये अमेरिका ने इस वाले फार्मूला को दुनिया में कई जगह पिछले 100 साल में लागू किया है। अमेरिका जब भी किसी देश में जैसे ऊंट तंबू के अंदर घुस आता है, उसके बाद अमेरिका क्या करता है, उस देश में घुसने के बाद जो पहली वाली जो रिजीम थी, पहली वाली रिजीम की जो एक्सट्रीम नायक हुआ करते थे लीडर्स, चाहे सिविलियन लीडर या मिलिट्री लीडर, उनको पूरी तरह से आमूलचूल नष्ट कर देती है अमेरिका की सीआईए। उसके बाद ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि उनको अपना घर बाहर छोड़कर पलायन करना पड़ता है, देश छोड़कर पलायन करना पड़ता है बिना बैंक अकाउंट के। तो आईआरजीसी के जनरल्स और ब्रिगेडियर्स जब इस युद्ध को लड़ रहे हैं प्रेरणा, ना सिर्फ वो ईरान के लिए लड़ रहे हैं, अभी वह स्थिति आ गई है कि वह खुद के लिए भी लड़ रहे हैं। यह दोनों कारण मिलके उनको एक एक्सट्रीम मानसिकता में लेके जा रहे हैं, जहां पर डिसीजंस ऐसे आ रहे हैं कि ईरान खत्म हो जाएगा, आईआरजीसी मर मिटेगी, लेकिन सरेंडर नहीं करेगी। जी और हम बात कर रहे हैं उस महायुद्ध की जिसको लेकर के अब बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात हो रही है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल जाए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ सर और अजिताभ सर। अजिताभ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम रिजीम चेंज की बात कर रहे थे शुरुआत में, 28 फरवरी जब से इसकी पूरी शुरुआत होती है टाइमलाइन की, तब से रिजीम चेंज जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। अब आपको लगता है क्या एंड मोटिव भी यही होने वाला है, रिजीम चेंज ही इकलौता मकसद रहा है ट्रंप का? देखिए, रेजिम चेंज लगता है ना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत ही फेवरेट वर्ड हो गया है। आप देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में रेजिम चेंज किया, ईरान में रेजिम चेंज करने की बात करते हैं, कनाडा में भी इस तरह की बातें करते हैं, ग्रीनलैंड उनका निश्चित रूप से अब अगला पड़ाव या लक्ष्य हो गया है। तो ऐसे में कितनी जगह वो रेजिम चेंज करके अपने मंसूबों को पूरा करेंगे, और उनका मंसूबा क्लियर कट साफ साफ है कि वो तेल के कारोबार पे कब्जा करना चाहते हैं, और उसके थ्रू डॉलर का जो डी डॉलराइजेशन एक तरह से हो रहा था उसको रोकने की कोशिश है। डॉलर को पावरफुल करना मींस अमेरिका को अगर पावरफुल करना, और मागा जो उनका कंसेप्ट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो करने की इनकी चाहत है। वो होता दिख नहीं रहा है। अभी खबरें आई हैं कि ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं महमूद अहमदीनेजाद, शायद उस पे अमेरिका ने अपनी निगाह टिका रखी थी कि ईरान में रेजिम चेंज करके उनको बना दिया जाएगा। इस तरह की बैकग्राउंड में कुछ बातें चल रही थी, लेकिन इस बीच इजराइल ने महमूद अहमदीनेजाद के घर पे भी अटैक कर दिया, और उसमें शायद उनके घायल होने की भी खबर आई।
इसलिए वो बिदक गए। अब अहमदीनेजाद इस अमेरिकी ट्रैप में या इस चाल में वो नहीं पड़ रहे हैं। तो ये इससे एक रेजिम चेंज का उनका जो एक थोड़ा सा होप बना था शायद अमेरिका का, वो बिगड़ गया है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम लीडर खमनेई की जो उन्होंने हत्या की पहले, और मुज्तबा खमनेई जो अगले सुप्रीम लीडर बने उनको भी शायद अटैक हुआ और घायल हैं या क्या स्थिति है। ऐसे में रेजिम चेंज तो अभी होने से रहा। अब दिक्कत है कि वहां आईआरजीसी के रूप में एक ज्यादा ही टफर कह लीजिए, घायल जो शेर कहते हैं, जिसने खून का स्वाद चख लिया है, अब वो वहां पे बैठ गया है और ये ज्यादा हार्डलाइनर बन के निकले हैं। ऐसे में अब कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है। नए नए जो हथियार उसने डेवलप कर लिए, एक तरफ हॉर्मूज हथियार हो गया, दूसरी तरफ तेल को उसने हथियार बना लिया, तीसरी तरफ जो अमेरिका के रहस्य है उनकी जो इज्जत थी उसने भी पता लगा दिया। छोटे छोटे सस्ते ड्रोन से अमेरिका की अच्छी खासी डैमेज कर दी। इससे अमेरिका की साख में जो बट्टा लगाया है और जिस तरह से अपनी बातचीत में कह लीजिए एक बढ़त बना ली है, वो अमेरिका को शायद स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा संकट, एक तरह से ऊर्जा संकट और इससे गहराता जो कहते हैं आर्थिक महामारी, फिर भी अमेरिका के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं ना कहीं अमेरिका को अपनी गिरफ्तारी में भी झांकना होगा, उनको देखना होगा कि इतनी क्राइसिस के बावजूद वो देशों को संगठित भी नहीं कर पा रहा है और खुद भी नहीं अपना एक जो कहते हैं कि कोई रिजल्ट आउटकम इसका दे पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की भी बात है। और आज तो रूबियो भी यहाँ पे दिल्ली पहुंच कलकत्ता लैंड कर चुके हैं, अभी खबर जो आई है। अब देखते हैं कि क्या विकल्प, वो यहाँ भी कुछ बातें तो होंगी, देखते हैं क्या वो बताते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप दोनों जुड़े रहिए। मैं वापस आती हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अमेरिका और ईरान में सुलह की कोशिश तेज हुई है। कतर ने शांति की अपील की है और यूएई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो हम आपको बताते हैं कि अगर जंग फिर भड़की तो पूरे इलाके को नुकसान होगा। तो देखिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा है, क्या कोई बातचीत से सुलह निकल पाएगी, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए अमेरिका और ईरान में सुलह की कोशिशें तेज होती हुई यकीनन दिख रही है और इधर बीच कतर ने भी शांति की अपील की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जंग फिर भड़की तो पूरे इलाके को नुकसान होगा। यूके देवनाथ सर, ये तो बेशक कहा जा सकता है कि जंग अगर फिर भड़कती है तो नुकसान होगा, पहले ही पूरी दुनिया नुकसान भुगत रही है, लेकिन दोनों पार्टीज में इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है कि एक एंड कंक्लूजन तक पहुंच पाना इस वक्त बहुत मुश्किल लगता है। प्रेरणा, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों पार्टी में ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कौन किसको दगा दे रहा है, कौन किसकी पीठ पे छुरा घोंप रहा है, किसने बातचीत करते हुए दूसरे के ऊपर बम गिराने चालू कर दिए। ये तो अमेरिका ही है ना। ईरान को हो सकता है कि अमेरिका पर यकीन ना हो, क्योंकि ईरान के पास एकदम सॉलिड प्रूफ है। जब ओमान में बात चल रही थी, मस्कट में बात चल रही थी, बात चल रही है और बॉम्बिंग चालू हो गई। जब जेनेवा में बात चल रही थी, एकदम अच्छी तरह से कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स आ रहे थे ईरान की तरफ से जेनेवा में, और बॉम्बिंग चालू हो गई। और अब तो हद ही हो गई कि 26 तारीख को और 27 तारीख को पॉजिटिव बयान आने शुरू हो गए ईरान से कि ईरान जो है अपने यूरेनियम का और संवर्धन नहीं करेगा, ईरान जो है अपने संवर्धित यूरेनियम को दूसरे किसी देश को सौंप देगा। इस तरह के पॉजिटिव बयान आने शुरू हो गए 26 फरवरी 27 फरवरी को, और अचानक से 28 फरवरी को बॉम्बिंग चालू हो जाती है। तो सवाल उठता है कि ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट कौन कर रहा है। मुझे तो एक भी वाकया नजर नहीं आ रहा जहां बातचीत करते करते ईरान ने अमेरिका की पीठ पर छुरा घोंपा हो। अगर आप देखिए जो हुआ 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, जाहिर बात है सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन जो अभी हो रहा है, जो रिसेंट जो कुछ हो रहा है, मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ईरान ने कभी अपनी तरफ से कोई धोखा नहीं दिया। ईरान बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार। दूसरी बात,
अरागची तो पाकिस्तान में गए, अकेले गए, और वहां पाकिस्तान में उन्होंने इंतजार किया कि अमेरिकन डेलीगेशन की तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल आए, लेकिन अमेरिका से कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। एक और चीज, बातचीत करते करते हमला कर देना, ये ईरान ने कभी नहीं किया। जितने दिन तक बातचीत चली, ईरान ने हमला नहीं किया। उसके बाद ईरान ने कब हमला किया? ईरान ने हमला तभी किया, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, क्योंकि असल में इजराइल ही इस युद्ध में अमेरिका का प्रारूप है। इजराइल के ऊपर ईरान ने तभी हमला किया अपनी मिसाइलों से जब पहले अमेरिका ने या इजराइल ने बम गिराए। देखिए, मैं ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। एक जो पश्चिमी मीडिया बोल रही है कि ईरान एक दैत्य है, एक दानव है, वो जो पश्चिमी मीडिया इस तरह की जो धारणाएं फैलाने की कोशिश कर रहा है, एक स्क्रिप्ट राइटिंग की कोशिश कर रहा है, उसको एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एज ए न्यूट्रल मिलिट्री ऑब्जर्वर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ईरान तो बेचारा दबा कुचला त्राही त्राही में पिछले 40 साल से सैंक्शन लगा हुआ एक देश है, जिसकी इकोनॉमी इन सैंक्शंस की वजह से 30 साल पहले, 20 साल पहले ही कोलैप्स हो गई थी। वो क्या लड़ेगा अमेरिका के साथ? क्यों लड़ेगा? ईरान की कोई मंशा नहीं है अमेरिका के साथ लड़ने की या इजराइल के लिए साथ लड़ने की। हाँ, जाहिर बात है, एशिया का मुल्क है, हम सब एशियन डीएनए में हैं, भारत में भी है, कि अगर दुश्मन हम पर हमला करेगा तो हम फिर टेबल पे बैठ के कॉफी नहीं पिएंगे। हम भी दुश्मन को दिखा देंगे कि हम पर हमला किया है, अब मजे लो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। योगी देवनाथ सर और अजिताभ सर, आप दोनों जुड़े रहिए हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और डिस्कशन करेंगे नाटो के रुख पर, और साथ ही साथ इस पूरे सिनेरियो में भारत कहां खड़ा दिखता है और मिडिल ईस्ट क्राइसिस की जो आग है वो भारत तक कैसे पहुंची।